नमस्कार करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए। ये दूसरा पार्ट है ना, हमने इसके पहले फर्स्ट पार्ट किया तो उससे 25 क्वेश्चन कवर किए थे। इसमें 2021 साइंस से मैंने 50 क्वेश्चन का वादा किया था, पहले 25 किए, आज बाकी का 25 करेंगे। देखते हैं यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथिन। इथिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहा है कि भैया उसको खोल के लिखोगे तो कैसा दिखेगा। जैसे इथिन, यहाँ पे देखो, ईथ का यूज कब करते हैं, जब दो कार्बन हो। एक कार्बन के लिए मीथ यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं। और इन का यूज कब करते हैं, सिंगल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं, और आइन यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो इथिन है, ये देखो, तो दो कार्बन लगा दिया तो ईथ हो गया, और उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, चूंकि इन है बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 तो इसके पास चला गया, 1 2 4 होगा इसका, इसका भी 2 इधर है तो 1 2 हो गया। यहाँ पे देखो इस तरीके से 2H डाल दो, यहाँ पे 2H इस तरीके से डाल दो। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको CH2 लिख सकता हूँ, ये चीज को CH2 और डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2 लिख सकता हूँ, एगो C दूगो H, तो CH2। तो देखो ये हो गया इथिन। तो इथिन का ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो लास्ट में दिख रहा है CH2 मतलब H2 पहले लिखा है, बात तो वही है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H2C डबल बॉन्ड H2C, वही एक ही चीज है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको टिक करते हो और आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से ऐसा मिनरल है जो कि बिजली बनाने में काम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी में काम आता है। समझ रहे हो, विच ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखो जितने भी हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जहाँ पे जो परमाणु बम से जो बना रहे होते हैं बिजली बनाने के तो बहुत तरीके हैं भैया। बिजली हम लोग कोयले से बना सकते हैं, बिजली हम लोग जो है पानी से बना सकते हैं, हवा से बना सकते हैं। तो उस तरीके से बिजली जो है ना, वो परमाणु बम से भी बन सकता है। समझ रहे हो, वो बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, बहुत खतरनाक होता है वो, मतलब बहुत सावधानी से करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। समझ में आ रहा है। जैसे उसमें करते क्या बेसिकली, एक लेते हैं, जैसे लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जिसको क्या बोलते हैं, वाई येलो केक बोलते हैं, बहुत महंगा बिकता है, सबसे ज्यादा महंगा यूरेनियम ही है। यूरेनियम और सबसे ज्यादा एनर्जी यही देता है। मान लो 1 kg अगर आप जलाओगे, 1 kg अगर जलाओगे कोयला, तो कितना देगा आपका, 10 मिनट में खत्म। 1 kg कोयला 10 मिनट जला, और उसमें जितना बॉयलर में पानी गर्म होना था हुआ, वो बॉयलर जाके पंखा में टकराया, पंखा को बांध दिए चेन से, चेन को जो है उसे रोटर से घुमाए, बीच में दो साइड में मैग्नेट रखे, बिजली बन गया। तो वो क्या है कि कोयला वगैरह जो है 10 मिनट ही देगा, 1 kg की बात करें। लेकिन यूरेनियम क्या है, थोड़ा सा भी ले लोगे, जैसे मान लो पेन बराबर भी यूरेनियम ले लिया इतनी सा, तो भी अगर ये जो है ना आपका 1 महीने तक पूरा शहर में, जिस भी शहर में आप रह रहे हो, 1 महीने तक उस शहर को पूरा बिजली प्रदान कर सकता है, इतना सा बस यूरेनियम। बहुत महंगा बिकता है, हमारे इंडिया में तो उतना मिलता भी नहीं है अच्छा क्वालिटी का, बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। समझ रहे हो, यूरेनियम परमाणु बम का काम आता है, और इससे आप बिजली भी बना सकते हो। एक तो है कि भड़काने उड़काने के लिए, जैसे जो गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, जापान की बात करें तो वहां तो भी परमाणु बम था, तो वो तो तबाही के लिए था। बाकी यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हो आप बिजली बनाने के लिए भी, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं लोग बिजली। ठीक है, तो ये इसको येलो केक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है ना, चलो अगला देखो क्या है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फूड चेन। फूड चेन के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। देखो फूड चेन में होता क्या है, एक प्राणी दूसरे को खाता है, दूसरा प्राणी तीसरे को, तीसरा चौथा को, इस तरीके से क्या है, सब जिंदा रहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे प्लांट है, सबसे पहला फूड चेन का सबसे पहला कौन आता है, प्लांट आता है, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर, जैसे यहाँ देखो सबसे पहले प्लांट आएगा इस तरीके से, तो प्लांट हो गया हमारा प्रोड्यूसर, जो कि क्या करेगा, सनलाइट से हीट लेगा, हीट एनर्जी लिया, हीट एनर्जी से क्या करेगा, वो खाना बनाएगा, तो उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। अब प्रोड्यूसर को कौन खाता है, तो कंज्यूमर खाते हैं। कौन खाते हैं, कंज्यूमर, है ना। चाहे वो कंज्यूमर हमारे जो है, कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर एगो होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर फिर होता है वो टर्सरी कंज्यूमर, 3 टाइप के। कंज्यूमर को फिर कौन खाता है, कंज्यूमर को हमारा कंज्यूम करता है ये क्या जो जो होते हैं डिकम्पोजर्स। कौन कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर्स। समझ रहे हो, तो कंज्यूमर भी तो 3 टाइम के होंगे ना। एक होगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, डायरेक्ट खा लेगा प्रोड्यूसर को, मतलब इनका एक और नाम है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस उन्हें बोलते हैं जो कि बस प्लांट खाते हैं, साग सब्जी में जिंदा रहते हैं, उनको हार्बीवोरस कहा जाता है। बकरी हो गया, है ना, फिर आपका गाय हो गया, ये सब के हार्बीवोरस है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। अब देखो, तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हार्बीवोर। हार्बीवोर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा हमारा कार्निवोर। क्या होगा, कार्निवोर, जो कि कैसा है, मांसाहारी, मांसूस खाने वाला। कार्निवोर में कौन आ जाएगा आपका, ये जो है जो आपके, ये हो गया शेर हो गया, फिर आपका जो है लायन हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो आपके कार्निवोर में आ जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, आपके हार्बीवोर को खा लेंगे, बकरी उकरी को खा लेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद टर्शरी में कौन आता है, टर्शरी में आते हैं फिर हम लोग, ये ह्यूमंस की बात करें जो ओमनीवोर्स होते हैं, जो ओमनीवोरस होते हैं वो आते हैं टर्शरी में, जो कि हार्बीवोर्स को भी खा सकते हैं और कार्निवोर्स को भी।
कार्निवोर को भी खा सकते हैं, लायन के अलावा भी तो और सारे होते हैं ना कार्निवोर, उनको भी जो है एनिमल जो ओमनीवरस वाले होते हैं वो या तो प्लांट को भी खा सकते हैं या वो एनिमल को भी खा सकते हैं, वो आते हैं ओमनीवरस में जो कि टर्शरी वाला है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में कौन आता है, डिकम्पोजर, जो कि अल्टीमेटली जब प्राइमरी वाला मर गया, सेकेंडरी मर गया, टर्शरी मर गया या प्रोड्यूसर मर गया, कोई सा भी मर गया इनमें से, तो उन सबको खाने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर, है ना। डिकम्पोजर जो होते हैं आपके, या जिनको आप स्कैवेंजर्स बोलते हो, इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इनको, स्कैवेंजर्स, है ना। जो कि चील कौवे जो होते हैं, चील कौवे वो सब कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि जो चीज मर जाता है, प्लांट एनिमल जो मर गया सर गया, उनके ऊपर जाके उनको नोच नोचो खाते हैं, इनको डिकम्पोजर कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से फूड चेन चलता है भैया। तो देखो अब यहाँ पे जो है फूड चेन में एक बात याद रखो, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो 10% एनर्जी मतलब क्या, जैसे सूरज से मान लो 10,000 जूल का एनर्जी इसको मिला प्लांट को। अरे प्लांट सूरज से एनर्जी लेगा ना, तो मान लो कितना मिला प्लांट को, 10,000 जूल एनर्जी मिला, उससे अपना वो खाना वाना बनाएगा, मजा मारेगा। अब जब प्लांट को खाएगा कौन, कंज्यूमर वाला, जब प्लांट को कंज्यूमर खाएगा तो इसका बस 10% एनर्जी ही उसके अंदर जाएगा। मान लो पूरे प्लांट को एक कंज्यूमर ने खा लिया, हार्बीवोरस ने खा लिया, तो उसके अंदर क्या है, बस 10% एनर्जी ही जाएगा। अब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, 10,000 है ना, उसका निकालोगे 10%, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज, तो कितना आएगा आपका, अल्टीमेटली 1,000 आता है भैया, 1,000 जूल। तो देखो प्लांट को कितना मिला था, 10,000 जूल, लेकिन जब प्लांट को खाया कंज्यूमर ने, उसके पास बस 1,000 जूल गया। अब जब कंज्यूमर को खाएगा डिकम्पोजर, तो उसके पास भी जो है इस 1,000 का 10% जाएगा, 1,000 का बस 10% जाता है, बस समझ में आ रहा है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100, 1,000 का 10% 100 हो गया, तो डिकम्पोजर को कितना मिलेगा, 100 जूल मिलेगा, सबसे कम 100 जूल, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है 10% करके एनर्जी डिक्रीज होता रहता है, बढ़ता नहीं है, 10% करके डिक्रीज होता रहता है। पहले देख लो 10,000, फिर हो गया 1,000, अब हो गया 100, अब 100 वाले को जब कोई खाएगा तो हो जाएगा 10, क्योंकि 100 का 10% 10, समझ में आ रहा है। इस तरीके से 10% जो एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है फूड चेन में, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल में। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स टॉपिक लेवल, बिल्कुल फूड चेन का एक पिरामिड बनता है पूरा, समझ रहे हो, पिरामिड। जैसे यहाँ मैं बना के दिखा दूं, जैसे इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब देखो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है वो, जैसे ये देखो, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ। अब देखो जैसे लैंड की बात करें, जमीन की, लैंड पे, तो लैंड का अगर आप बनाओगे फूड चेन का पिरामिड, तो सबसे नीचे में कौन आएंगे आपके, सबसे नीचे में आएंगे प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर कौन आएंगे आपके, कंज्यूमर, सबसे ऊपर वाले में कौन आएंगे आपके, यहाँ पे आएंगे आपके डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये आपका लैंड वाला बनाए हैं। देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि जमीन पे सबसे ज्यादा आपको पेड़ पौधे तो देखने को मिलते हैं। आप देखो सबसे ज्यादा जमीन पे कौन है, सबसे ज्यादा जमीन पे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो प्रोड्यूसर सबसे बड़ा हो गया, है ना। फूड चेन का अगर पिरामिड बनाएंगे तो उस पिरामिड में सबसे बड़ा जगह लैंड पे किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को, और उससे थोड़ा कम कौन होंगे, कंज्यूमर, उससे थोड़े कम जो है कंज्यूमर होंगे। गाय बैल बकरी इंसान हो गया, है ना, फिर आपके जो है ये कुत्ता बिल्ली, ये सब जो कंज्यूमर में आ जाएंगे। और डिकम्पोजर में कौन जाएंगे, आपके स्कैवेंजर जो होंगे, चील कौवा गीद, ये सब किस में आ जाएंगे, चील कौवा गीद वगैरह सब किस में आएगा, डिकम्पोजर में आएगा, वो सबसे कम है, लैंड में सबसे कम। आपको चील कौवा बहुत कम ही देखने को मिलता है, चील बिल देखने को मिलता है, चील गीद ये सब कम देखने को मिलता है, समझ आ रहा है, वल्चर उल्चर वो सब कम होता है लैंड पे। लेकिन अगर बनाए वहीं पे, अगर मैं डेजर्ट का बनाऊं, डेजर्ट, या तो डेजर्ट बोल लो या आप वाटर बोल लो, पानी के अंदर, तो एक्वाटिक लिख दे रहा हूँ, एक्वाटिक रीजन का, ठीक है। तो या तो पानी के अंदर हो गया या डेजर्ट एरिया हो गया, इनमें उल्टा होता है पिरामिड। तो इनमें क्या होता है, सबसे नीचे आता है प्रोड्यूसर, यहाँ सबसे ज्यादा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, यहाँ पे सबसे कम होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि आप देखो ना पिरामिड उल्टा बना है, सबसे कम तो यही एरिया है, सबसे ज्यादा एरिया तो बड़ा बनेगा, तो प्रोड्यूसर का जगह सबसे कम होता है यहाँ पे, और उससे थोड़ा ज्यादा किसका होता है, कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर के बाद कौन आएगा, कंज्यूमर आएगा, और उससे सबसे ज्यादा कौन होते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा होते हैं डिकम्पोजर्स। आप खुद देखो ना, अगर आप डेजर्ट में देखोगे, डेजर्ट में तो आपको डेजर्ट में तो पेड़ पौधे मिलेंगे ही नहीं भैया, वहां तो कैक्टस फैक्टस मिलता है, पेड़ पौधे कहाँ ज्यादा मिलते हैं, कैक्टस बस मिलता है मुश्किल से, ठीक है। तो डिकम्पोजर सबसे कम होते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा आपको कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ इंसान मिल गया, कोई जानवर मिल गया, कंज्यूमर सबसे कम। लेकिन चील कौवा गीद सब देखोगे तो वहां पे डिजर्ट वगैरह में बहुत मिलेगा आपको, चील कौवा गीद सब बहुत होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर में उल्टा बना पिरामिड डेजर्ट में। और अगर पानी के अंदर भी बात करें, वहां भी आप देखोगे कि आपको ये पेड़, ये पौधा उधा जो है प्लांट सबसे बहुत कम मिलेगा पानी उन्हीं के अंदर, उससे थोड़ा ज्यादा आपको जो है कुछ एनिमल मिलेंगे, मतलब फिश वगैरह, उससे थोड़ा ज्यादा फिश होंगे। और उसको खाने वाले जो फिश जब मर जाएंगे उनको फिर जो खाएगा अंदर में, है ना, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन बोलते हैं उनको, तो वो सब आ जाएंगे आपके डिकम्पोजर, जो सबसे ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपने क्या देखा, पानी के अंदर का और डेजर्ट का
जो फूड चेन पिरामिड था वो उल्टा बना, और लैंड में जो है फूड चेन पिरामिड वो सीधा बना। तो इसमें सबसे बड़ा स्थान किसका था? प्रोड्यूसर्स का था, प्लांट व्लांट का, है ना, हरे हरे पौधे होते का, जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं, जो सन से डायरेक्ट हीट लेके खाना बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला वाला तो सही है भैया कि फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अब देखो, दे शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो फूड चेन बन जाता है फूड वेव। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट को जो है सिर्फ बकरी ही खाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक पौधा है उसको सिर्फ बकरी खाएगा, या उसको जो है कोई और भी खा सकता है। उसको जो है आपका जैसे मान लो कोई ग्रास ऑपर हो गया, ग्रास ऑपर वो भी खा सकता है ना, राम जी का घोड़ा जिसको बोलते हैं ग्रास ऑपर, वो भी खा सकता है। फिर कोई प्लांट को जो है कोई रैबिट खा सकता है, खरगोश। तो मतलब प्लांट को तो कोई भी खा सकता है ना, उस तरीके से रैबिट को भी कोई भी खा सकता है। रैबिट को तो या तो सांप खा लिया या कोई और उसको खा लिया, तो मतलब कोई एक से तो लिंक नहीं है उसका, कोई भी खा सकता है। दो चार लोग उसको, पांच छह सात लोग खा सकते हैं, प्लांट को भी कई लोग खा सकते हैं। तो मतलब एक तो सिर्फ चेन नहीं बन रहा है, इसमें बहुत सारा चेन बन जाएगा। जब चेन का ग्रुप जब बनता है तो उसको फूड वेब बोलते हैं, है ना। जब एक एनिमल को या एक चीज को कई सारे लोग खाने लगते हैं तो बहुत सारा चेन बन जाता है, बहुत सारा जो है उस तरीके से चेन बन जाता है, और कई सारे चेन के क्लस्टर को इकट्ठे कहा जाता है फूड वेव, समझ रहे हो। अब देखो, तो ये भी तो सही है भैया कि अगर फूड चेन के बीच में इंटर रिलेशनशिप होगा, ये उसको खाएगा, ये उसको खाएगा, ये उसको खाएगा, उसको खाएगा, तो फूड चेन जो है फूड वेव बन जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, ऑल चेन फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशन रिलेशंस आई यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। बिल्कुल, यहाँ पे जो है एक अगर दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होगा, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एनर्जी ट्रांसफर होता है उसके बारे में गलत बात लिखा गया है। एनर्जी ट्रांसफर होता तो है, लेकिन यहां बोल रहा है कि एनर्जी लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक टू हायर ट्रॉपिक ना। मैंने आपको अभी दिखाया कि लोअर ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं प्रोड्यूसर वाले, वहां एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे प्रोड्यूसर से पहुंचे कंज्यूमर, कंज्यूमर से पहुंचोगे आप डिकम्पोजर, स्कैवेंजर वगैरह, तो वहां पे क्या होता है, 10-10% करते करते कम हो जाता है। तो मतलब ज्यादा से कम हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज करने की बात हो रहा है, कम से ज्यादा है, तो गलत बोल दिया। ठीक है, तो थर्ड वाले स्टेटमेंट में तो बात कर रहा है कि बिल्कुल जब एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो उन सबका न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगा, और उस साथ साथ भी एनर्जी भी मिलेगा। लेकिन एनर्जी किस तरीके से मिलेगा वो गलत बताया गया फोर्थ वाले में। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट तो खोजना था, देखो नॉट करेक्ट खोजना था हमको, तो फोर्थ वाला गलत है, उसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम 2n² जो होता है 2n², उसमें n क्या है? देखो, जैसे एटम की बात करें, एटम, तो एटम में न्यूक्लियस होता है, सेंड न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके बाहर क्या होता है, ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनको शेल बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल। और इन्हीं शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूमते रहते हैं, इन्हीं शेल में इलेक्ट्रॉन्स वो लगातार जो है वो गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अब देखो, कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसको पता करने के लिए बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था जिसका नाम था 2n²। किसने दिया था ये फॉर्मूला? बोरबरी, बोरबरी नाम के एक थे, उन्होंने ये 2n² का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, कि मतलब जैसे यहाँ पे n क्या है वो n डिनोट कर रहा है शेल नंबर को। जैसे ये फर्स्ट वाले शेल के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकंड वाले शेल के लिए, फर्स्ट वाला शेल कहां से काउंट करना है, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के पास का सबसे पहला फर्स्ट शेल होता है वो, समझ रहे हो। तो फर्स्ट शेल हो गया, ये n का वैल्यू 1, सेकंड के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, और थर्ड के लिए हो जाएगा n का वैल्यू 3। मतलब और भी शेल हो सकते हैं, मैंने 3 बनाए हैं, जिसके लिए जो बड़े बड़े एटम होते हैं, भारी भारी एलिमेंट होते हैं, उनके लिए तो और भी शेल होंगे भैया, समझने के लिए बता रहे हैं बस। तो 2n², फर्स्ट वाले के लिए देखो, अगर निकालोगे वैल्यू तो कितना आएगा, n का पुट करोगे 1, तो 2 1 2, अल्टीमेटली आपको 2 मिल जाएगा। अगर सेकंड वाले के लिए निकालोगे 2n², तो देखो n का वैल्यू डालोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 8। अगर तीसरे के लिए निकालोगे, थर्ड वाले के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 हो जाएगा 18। तो मतलब फर्स्ट शेल में अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड शेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे कम भी आ सकते हैं, मैक्सिमम की बात हो रहा है, मतलब 18 से कम भी हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 जा सकता है। अगर 18 से फिर 19 हो गया तो फिर इसको थर्ड वाले में जगह मिलेगा नहीं, फोर्थ वाले में जाएगा वो, तीसरे में तो 18 ही तक आ सकते हैं। अब अगर 18 से 19 करना होगा तो वो जो फिर किसमें जंप कर जाएगा, फोर्थ वाले शेल में, समझ रहे हो। तो ये हमारा जो है 2n² में n क्या डिनोट कर रहा है, शेल नंबर को, या बोल सकते हो ऑर्बिट, इसको या तो शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या बता रहा है यहाँ पे n जो है वो डिनोट कर रहा है शेल नंबर को। ठीक है, शेल नंबर फ्रॉम दी न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाओगे शेल बढ़ेगा, और याद रखो जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता है शेल का। देखो हर एक शेल का अपना एनर्जी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, उस शेल से वो एनर्जी ले रहा है, तब वो घूम रहा है, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे शेल से बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ेगा, जैसे फर्स्ट वाले शेल में एनर्जी थोड़ा कम होगा, ये सेकंड वाले में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और थर्ड वाले में और भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे बाहर जाओगे तो शेल नंबर बढ़ता है, और शेल की एनर्जी भी जो है बढ़ते रहती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब एनर्जी बढ़ रहा है तभी तो सबको खिला पिला रहा है ना,
अब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे रख रहा है वो, चूंकि उसके पास एनर्जी है खूब कि सबको वो जो है खुश कर सकता है, तो जैसे जैसे शेल बढ़ता है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो भर सकता है, उतने ज्यादा उनको जो है खाना पीना दे सकता है, समझ रहे हो। आगे देखो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि आयोडीन का जब कमी हो जाता है, आयोडीन खाने वगैरह में बहुत कुछ मिलता है, कैल्शियम फास्फोरस आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, काफी कुछ मिलता है खाने से। तो आयोडीन का अगर कमी होने लगा तो उससे आपको जो है कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी इनमें से जो है आपको बीमारी देखने को मिलेगी, कि आपको टूथ डीके होगा, कि आपके दांत में दर्द होगा, नहीं दांत वांत से रिलेटेड नहीं है, दांत में दर्द नहीं होगा। हाँ कैल्शियम का कोई झोलमाल होता है अगर, कैल्शियम का या फास्फोरस का, तब जाके आपके दांत में पेन होता है। जब दांत वगैरह दर्द करने लगते हैं तो या तो कैल्शियम या फास्फोरस इनका मात्रा कम होता है, तब वो टूथ वगैरह से जो है उससे प्रॉब्लम राइज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, डार्कनेस में नहीं दिखाई देना, तो ये उनमें होता है जिनमें क्या होता है, जिनमें रॉड सेल कम होता है। रॉड बेसिकली आपका आंख में होता है, आपकी आंख जो होता है ना, आंख में उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, आपकी आंखों में दो टाइप का सेल होता है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। कोन सेल जो होते हैं यहाँ लिख दे रहा हूं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। तो ये रॉड सेल जो है ना रात में देखने में मदद करता है, कोन सेल जो है दिन में देखने में, मतलब आपको जो है अलग 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 आपको कलर को देखने में मदद करता है कोन सेल, ठीक है। अलग अलग कलर को देखने में मदद करता है कोन सेल, और रॉड मदद करता है आपको रात में देखने के लिए। तो देखो जिनमें जिनको रात को सही से नहीं दिख रहा है, देखो रात को मतलब क्लियर तो नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं बोला कि यार रात को भैया आपको 1-1 किलोमीटर दूर तक दिखेगा, थोड़ा बहुत तो आपको दिख ही जाएगा। तो थोड़ा बहुत भी जो दिखता है किसी को वो भी नहीं दिख रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर रॉड सेल कम हो रहा है, ठीक है। ब्लीडिंग गम, ब्लीडिंग गम मतलब मसूर वगैरह में से खून निकल रहा है, तो भी भैया कैल्शियम फास्फोरस का ही है। दांत का कोई भी चीज होगी तो कैल्शियम फास्फोरस ही मार देना, ठीक है। अब देखो अगर गला सूज गया गला अगर फूल जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं, उसको गोइटर हो गया, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, बीमारी का नाम है गोइटर, बीमारी का नाम क्या है, गोइटर। और ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, खाने में से उसको जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, तो उसका गला जो है फूल जाता है, गोइटर हो जाता है, ठीक है। तो वापस उसको टॉनिक देता है, वापस उसको आयोडीन का टॉनिक दो, तब जाके उसका जो है गोइटर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखो क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ देखो यहाँ पे जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, उस ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं। मतलब जैसे आपका सेल है, ये आपका सेल है ना, जैसे हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल है, बहुत सारा सेल है, किसी एक सेल को उठाया उसमें से, और एक सेल के अंदर क्या क्या होगा, आपके सेल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर गोल्गी बॉडी हो गया, उसके अंदर लाइसोसोम होगा, उसके अंदर वैक्यूल्स होगा, उसके अंदर सेंट्रोसोम होगा, है ना, उसके अंदर फिर आपका सेंटर में जो है आपका न्यूक्लियस होगा, काफी कुछ होगा सेल के अंदर। तो ये सब को ऑर्गेनेल बोलते हैं, ये सब जो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ये सब क्या है, ये सब सेल का ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, सेल का ऑर्गेनेल्स इन सबको कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिनके बाहर दो गो लेयर लगा है भैया, दो गो लेयर उनके बाहर लगा है, समझ में आ रहा है। देखो हमारे तो अगर पूरा सेल की बात करें, पूरा सेल, तो हमारे पूरे सेल के बाहर बस एक ही गो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, एक ही गो है हमारे एनिमल सेल का। प्लांट सेल में दो गो होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में एक ही होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, तो ये देखो न्यूक्लियस के बाहर दो गो होता है मेम्ब्रेन, बिल्कुल, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर दो गो कवरिंग होता है, और इसी के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, बिल्कुल इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और यही डीएनए में एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होता है कि बच्चे में नाक कहाँ देना है, कान कहाँ देना है, कितना कान देना है, कितना आंख, कितना हाथ, कितना पैर, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए में फिट किया जाता है, मतलब पहले से ये फिट रहता है, ऊपर वाले का देन है, आप लोग थोड़ी कर सकते हो इस तरीके से फिट, समझ रहे हो। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये न्यूक्लियस सही है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, लेमन जूस जो होता है भैया, है ना, एकदम मजा मारो, लेमन जूस जो होता है, नींबू का जूस रस, उसमें आपको कौन सा एसिड देखने को मिलता है, कौन सा एसिड, तो देखो ये टार्टेरिक एसिड जो होता है, टार्टेरिक, ये आपको इमली वगैरह जो होता है ना, इमली जिसको इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैमरिंड, तो इमली वगैरह में आपको टार्टेरिक एसिड देखने को मिलता है। एंड एसिडिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOS। तो एसिडिक एसिड तो आपका मिलता नहीं है लेमन जूस में, एसिडिक एसिड ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको विनेगर में, विनेगर बोलोगे, विनेगर क्या होता है, तो जो जो फास्ट फूड वाले होते हैं, फास्ट फूड वाले जो होते हैं, है ना, जो कि चाउमीन मोमो बना रहे होते हैं, उनको देखोगे ब्लैक कलर का एगो रखा रहता है, जैसे एगो तो सॉस का डब्बा होता है, एगो ब्लैक कलर का होता है डब्बा, खट्टा सा होता है, उसको डाल देता है टेस्ट लाने के लिए, विनेगर होता है, विनेगर, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इथानोइक एसिड बोलते हैं, इसका एक और नाम है विनेगर का, इसको क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन है तो दो के लिए ईथ यूज करते हैं, तो इथानोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये क्या होता है, HCOOH,
HCOO, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथानोइक एसिड। ये था इथानोइक एसिड और ये वाला है मिथानोइक एसिड, या इसी का एक और नाम आप बोल लो फॉर्मिक एसिड। ये कहां से आता है? जब आपको चींटी काटती है, लाल चींटी जब काटती है ना, तो वो जब डंग गराती है तो उसके डंग के थ्रू कौन सा एसिड जाता है? आपके अंदर फॉर्मिक एसिड जाता है, जिससे कि वो एरिया फूल जाता है। तो फॉर्मिक एसिड जाने से वो एरिया फूल गया, अब उसको वापस से पचकाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको बेस डालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड को काटने वाला कौन आता है? बेस। तो एसिड को कम करने के लिए आप कोई पाउडर वाउडर लगा लो, चूना चक्कर, तो उससे क्या होगा? बेस आपको मिल जाएगा। तो बेस से क्या होगा? वो एरिया न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका थोड़ी देर में वो जो है सूजन कम हो जाएगा। ठीक है। साइट्रिक एसिड ये होता है आपका लेमन में, बिल्कुल नींबू जो होता है लेमन, उसमें आपको साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। तो ऑप्शन करेक्ट है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला देखो क्या बोल रहा है, तो व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव्स फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग, देखो चार कंडीशन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा कंडीशन सही है जिस समय इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा? देखो इलेक्ट्रॉन के मूव को ही बोलते हैं करंट, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहीं से तो वो करंट होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी वायर में से, उसमें से उतना ही ज्यादा करंट जा रहा है। और जिस वायर में जितना ज्यादा करंट जाता है, जितना ज्यादा बिजली जाता है, उतना ही वायर को क्या करते हैं? मोटा बनाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जो जो हेवी अप्लायंस होते हैं, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी, गोदरेज, ये सब, उसका क्या करते हैं? उसका तार काफी मोटा मोटा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट जा रहा होता है। अब बाकी अपना मोबाइल वोबाइल हो गया, ये सब खिलौना उलौना, ये सब क्या है? तार बहुत पतला होता है, इनमें ज्यादा करंट जाएगा नहीं, कम करंट जाता है, तो तार पतला पतला होता है। ठीक है। तो यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा बात गलत है, मतलब इनमें से कौन सा अगर फुलफिल नहीं हुआ तो करंट नहीं जाएगा। देखो, इफ देयर इज नो प्रेशर, इफ देयर इज नो इफ देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, बिल्कुल अगर डिफरेंस नहीं हुआ इलेक्ट्रिक प्रेशर का तो जाएगा ही नहीं करंट। मतलब कहने का मतलब, जैसे जैसे ये देखो, जैसे ये कंटेनर है एगो, ये क्या है? एक कंटेनर है, इसी से एगो पाइप यहाँ से दूसरा कंटेनर जोड़ दिए, ठीक है। दोनों में पानी भरा है, दोनों में क्या है? पानी भरा हुआ है। इसमें थोड़ा कम पानी है। अब देखो, अब बताओ, इसमें भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है, अब बीच में एगो पाइप लगा दिए। अब बताओ पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ये सेकंड वाले में से फर्स्ट में जाएगी, फर्स्ट से सेकंड में, जाहिर सी बात है फर्स्ट से सेकंड में जाएगा भैया, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पानी जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तब तक जाएगा। उस तरीके से करंट को भी जब जाना होता है किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर में से, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, मतलब एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूसरे तरफ कम होगा, तभी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ क्या है? करंट जा रहा होता है। समझ रहे हो? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ क्या है? करंट को भेजना होता है। समझ रहे हो? जैसे अगर बात करें, जैसे जब बिजली घर में बिजली बन रहा होता है, जब बिजली घर में बिजली बन रहा होता है तो 2 लाख के ऊपर, 2 लाख से ऊपर वोल्टेज होता है करंट का। जो बिजली बनता है उसका वोल्टेज 2 लाख से ऊपर होता है। और जब वो आता है ट्रांसफार्मर में, जो ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर में होता है 11,000 के आसपास वोल्टेज। तो देखो हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज में आ रहा है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? या तो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। आपके घर में कितना आ रहा है? 220 वोल्ट। आपके घर में जो बिजली आता है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। समझ रहे हो? तो देखो, आप देखो पहले जो है जब करंट बना तो 2 लाख के ऊपर वोल्टेज था उसका बिजली घर में, और जब वो ट्रांसफार्मर तक पहुंचा, है ना, तार के थ्रू ट्रांसफार्मर तक आया, ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट, और ट्रांसफार्मर क्या किया? फिर उसको स्टेप डाउन डाउन कर दिया। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन करना। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा दे रहा है ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं स्टेप अप, और अगर वोल्टेज कम कर दे तो बोलते हैं स्टेप डाउन। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया? स्टेप डाउन किया, 11,000 से 220 वोल्ट कर दिया। आपके घर में जो बिजली आ रहा है 220 वोल्ट उसका होता है वोल्टेज। समझ रहे हो? तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये कौन से केस में जो है व्हेन डू इलेक्ट्रॉन मूव फॉर फ्लो ऑफ चार्ज? तो देखो फर्स्ट वाले केस, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा देखो, व्हेन द चार्ज स्टॉप फ्लोइंग, अगर चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा तो भी करंट नहीं होगा। बेसिकली करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ही जाना बंद हो गया तो करंट फ्लो करेगा नहीं। जैसे देखो मैं हाथ रगड़ रहा हूँ, तो हाथ भी रब किया तो क्या है? मेरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मेरा बॉडी चार्ज हो गया, मेरा बॉडी क्या हो गया? चार्ज। अब अगर अभी इलेक्ट्रॉन को गति करवा दे तो वो हो जाएगा करंट। जैसा भी क्या है, ऐसे रब किया तो हाथ के ऊपर क्या है? पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, तो मेरा हाथ चार्ज हो गया, लेकिन ये हाथ में करंट नहीं बना। करंट अगर बनाना है तो इस चार्ज को मूव कराना पड़ेगा। चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट बन जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर देखो हमारे बॉडी में भी करंट बनता है ना, 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर, बहुत कम होता है उसका, तो हमको जब पता नहीं चलता है। बॉडी के अंदर भी करंट हमारा बन रहा होता है 1.5-2 एम्पियर का। ठीक है। अंदर में बन रहा होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर गति कर रहा है लगातार। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गति से ही जो है वो करंट बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, बिल्कुल अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो देखो फर्स्ट वाले केस में तो करंट फ्लो करेगा नहीं, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं जाएगा। अगर चार्ज नहीं मूव करेगा तो करंट नहीं जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, है ना, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है मून के मुकाबले,
तो गुरुत्वाकर्षण का कोई रोल नहीं है ग्रेविटी इसका करंट के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि अगर डिफरेंस बनाए रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, तभी यहां से यहां हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो कंडीशन कौन सा सही है? तो थर्ड कंडीशन सही है, ठीक है। करंट जो है इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर बनाए रखो, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता ना। तो आपका करंट जो है, अगर चार्ज आप नहीं जाएगा तो करंट नहीं जाएगा, अगर आपका प्रेशर नहीं बनाओगे पोटेंशियल डिफरेंस तो भी आपका करंट नहीं जाएगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, जो आपका फाइलम है, कौन सा? जो आपका फाइलम है एनिमेलिया। एनिमेलिया आपको पता है कि मैंने इस एक लेक्चर किया था, आप देख के आ जाना। उसमें मैंने क्या किया था ना कि पूरा एनिमल किंगडम को डिवाइड करके बता दिया था, है ना। आपका प्रोटोजोआ बता दिया था, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथिस, हेल्मिंथिस, तो उसमें आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, नीमाटोडा, बहुत कुछ बताया था उसमें। तो आप वो लेक्चर देख के आ जाना, पूरा मैंने उसमें क्या किया था, एनिमल किंगडम पूरा बता दिया था, है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई बटन में डाल दे रहा हूँ लिंक। इसको देखने के बाद आई बटन में जाके उसको आप देख लेना, ठीक है। आराम से सब बता दिया था उसमें। तो जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें उसमें ये देखो, विच इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज हाइड्रा, एडमेसिया, पाइसिया, फिर कोरल्स। ये कोरल्स वगैरह जो होते हैं, ये हाइड्रा होते हैं, ये एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम में आते हैं? एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम है। सबसे पहला फाइलम होता है जो सबसे छोटा होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोजोआन फाइलम। उससे थोड़ा बड़ा होता है जिसको बोलते हैं पेरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम। उससे थोड़ा बड़ा होता है सिलेंट्रेटा, फिर होता है आपका प्लेटीहेल्मिंथिस, हेल्मिंथिस, आर्थ्रोपोडा, नीमाटोडा, काफी सारा होता है, ठीक है। तो कौन सा फाइलम में आएगा? तो ये हाइड्रा वगैरह जो होता है ना, ये आपका ये कोरल्स वगैरह होता है, कोरल्स, ये सब आते हैं आपके किस वाले में? ये सब आएंगे सिलेंट्रेटा में। बिल्कुल, मैंने वो लेक्चर किया, बताया था, आप देख के आ जाना। अब वापस बताएंगे तो समय लग जाएगा बहुत, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा फाइलम में हाइड्रा, कोरल्स, ये सब जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द करेंट इन द बल्ब विल स्टॉप फ्लोइंग। एक बल्ब में, एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो होने से वहां पे बल्ब लगा के रखें, बल्ब जल रहा है। कब बल्ब जलना बंद हो जाएगा? चार कंडीशन दिया, इनमें से ऐसा क्या करेंगे छेड़खानी जिससे कि बल्ब जलना बंद हो जाएगा? देखो, व्हेन द कंडक्टर इज ऑन, जब कंडक्टर ऑन है तो जलेगा ही भैया स्विच वगैरह जब ऑन होगा तब तो वो बल्ब जलेगा ही। चलो उसके बाद इफ द सर्किट इज ब्रोकन, हाँ अगर सर्किट ब्रोकन हो, है ना, मान लो अगर सर्किट है, जैसे मान लो ये एक सर्किट बना दे यहाँ से, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो ये स्विच लगा दिया, ये हो गया हमारा स्विच, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक बल्ब लगा दिया, ये रहा बल्ब, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, उसको मान लो एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल से मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। स्विच अगर ऑन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको जला देगा और वापस इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन 80 लेके गया चार्ज, तो 80 में से क्या करेगा, 60 इसको दे देगा, वापस 20 लेके आएगा। ये नहीं सोचो कि पूरा 80 का 80 दे देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है उसको देता है और बाकी लेके आ जाता है। इस तरीके से क्या इलेक्ट्रॉन जब तक घूमते रहेगा, पूरा सर्कल बनता रहेगा, तब तक क्या है आपका जो है बल्ब जलते रहेगा। जैसे ही बीच में कहीं पे छेड़खानी हुआ, जैसे मान लो यहाँ से तार कट गया, यहाँ से तार कट गया, या आपका स्विच ऑफ हो गया, या बैटरी खराब हो गया, तो उनके इसमें क्या बोलेंगे कि सर्किट ब्रेक कर गया, तो उसके इसमें क्या बोलते हैं। या मान लो बल्ब भी खराब हो गया, है ना, बल्ब भी खराब हो गया, सर्किट ब्रेक कर गया। सर्किट ब्रेक कर जाने से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो बल्ब आपका जलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो अगर सर्किट फ्लो हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा, ये करंट, ये आपका ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आप क्या बोल रहा है, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड। अब देखो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका किसी जैसे मान लो एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है, वो जो करंट जा रहा है वो किस प्रेशर से जा रहा है उसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है कि करंट किस प्रेशर से जा रहा है ना। करंट अगर, जैसे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन का गति, या क्या इस इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा गति से जा रहा है तो बोलेंगे कि वोल्टेज ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है कम गति से जा रहा है तो बोलेंगे वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर आता है, क्या आता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब इसको लगाएंगे कैसे, इसको सर्किट में सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल लगाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये है, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है। एक बार यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ और चीज है, पंखा उंखा कुछ है मान लो, ठीक है यहाँ पे कुछ होगा, अपना रजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस दे दिए यहाँ पे फिर मान लो कुछ और होगा, यहाँ पे अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया, क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया। और इधर क्या है, हमारी बैटरी है, ये क्या है, मैंने बैटरी बना दिया। अब बैटरी से सप्लाई जाएगा, बैटरी से सप्लाई जाएगा। अब देखो क्या होगा, वोल्ट मीटर को क्या किया, इन सब से, इनसे 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 सबका कैसा रखा, पैरेलल रखा। पैरेलल क्यों रखा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है ना, वोल्टेज हमेशा सेम होता है, वोल्टेज सेम। जैसे मान लो यहां से अगर जो है 200, यहां से अगर मान लो 100 वोल्ट जा रहा है, यहां से 100 वोल्ट करंट जा रहा है, तो इसको भी 100 मिलेगा, इसको भी 100, इसको अगर 100 वोल्ट जा रहा है तो सबको जो है 100 100 मिल जाएगा।
क्योंकि पैरेलल में क्या होता है ना, वोल्टेज सेम होता है, इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट जो कि बताता है कि वोल्टेज कितना है आपके सर्किट में, उसको वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में। देखो इन सबसे पैरेलल ही तो है ना, पैरेलल मतलब क्या, ऐसे पैरेलल ही है। लेकिन एमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं, एमीटर। तो एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है कि आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो एमीटर को मेजर करते हैं सीरीज में। जैसे मान लो हमको जो है चेक करना है ये वाले वायर में, इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एमीटर जोड़ दो लो। तो एमीटर जब भी सीरीज में जोड़ देते हो तो क्या वो मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। और जब आपको वोल्टेज मेजर करना होता है सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उसके लिए वोल्ट मीटर आता है, उसको लगाते हैं पैरेलल में। ठीक है, चलो तो ऑप्शन में देखो हम लोग कैसे लगाते हैं वोल्ट मीटर को, तो लगाते हैं इसको पैरेलल में सर्किट के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ लाइट। अब देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, बेसिकली लाइट जो होता है, लाइट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। लाइट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये लाइट कई तरीके के हो सकते हैं। आप जो लाइट देख पाते हैं उसको विजिबल लाइट बोलते हैं। देखो मैं डिवाइड कर ही दे रहा हूँ, देखो डिवाइड कर देता हूँ, मैंने एक लेक्चर में बताया भी था इस चीज को। एक होता है हमारा गामा रे, क्या होता है, गामा रे। एक होती है हमारी एक्स रे, क्या होती है, एक्स रे। एक होगा यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रे। एक होगी हमारी विजिबल रे, विजिबल रे, है ना। एक होगी हमारी इंफ्रा रे, आई आर लिख देना है, ये क्या होगा, इंफ्रा रे। एक होता है माइक्रोवेव, क्या होता है, माइक्रोवेव। और एक और होगा हमारा रेडियो वेव, रेडियो वेव होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इधर बढ़ोगे, मतलब गामा रे से रेडियो वेव की तरफ बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वेवलेंथ। मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना वो दूर जाएगा। जैसे रेडियो वेव काफी दूर दूर जाता है, जब रेडियो वगैरह सुनते हो, रेडियो वेव जो सुनते हो वो क्या है, रेडियो रेडियो वेव कैप्चर कर रहा होता है। रेडियो जो होता है वो रेडियो वेव को कैप्चर करता है, फ्रीक्वेंसी मिलाता है। ऐसे करके क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी आप मिलाते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो आपकी रेडियो में जो है जो भी चीज चलना होता है, गाना वाना सब बच जाता है। ठीक है, तो रेडियो वेव का जो होता है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रेडियो वेव काफी दूर तक जा सकता है। लेकिन गामा रे का जो है वो वेवलेंथ बहुत कम होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ से यहाँ बढ़ोगे रेडियो वेव से गामा रे की तरफ, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंबल है इसका। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की। और जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना उसका भेदन शक्ति होगा, मतलब उतना जो है वो चीर के निकल जाए। जैसे आपके बॉडी में अगर गामा रे का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ, अगर वो वाला टॉर्च जला दिया आपके सामने, तो आपके पूरे दिल उल को छेद करके निकल जाएगा वो गामा रे। ये बस रोशनी, आपको दिखेगा भी नहीं, आपको बस विजिबल दिखता है, विजिबल रे। इसके अलावा ना तो यूवी दिखेगा, ना एक्सरे दिखेगा, ना गामा रे दिखेगा, ना आपको माइक्रोवेव, इंफ्रारे, रेडियो, कुछ नहीं। जो भी आप लाइट वाइट देख रहे हो आसपास वो सब विजिबल लाइट है, विजिबल रे है। इसके अलावा और भी लाइट काफी सारे होते हैं। जैसे अगर बात करें, है ना, जैसे अगर रिमोट की बात करें, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें देखोगे वो आगे में बल्ब लगा होता है, छोटा सा बल्ब। उस बल्ब में भी से भी रोशनी निकल रही होती है, वो कौन सी होती है, इंफ्रा रे होती है। जो टीवी रिमोट में से निकल रहा होता है वो होता है इंफ्रा रे। और चूंकि उसका इतना कम होता है उसको हम लोग देख नहीं पाते भैया, मैंने बोला ना, बस आप विजिबल रे को देख पाते हो। जैसे इंफ्रा रे हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब पूरा फैल जाता है आपके पूरे कमरे में, ये सब फैल जाता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा, वो देखते हो रात को भी क्या करता है, वो सारे इमेज को कैप्चर कर लेता है कि अंदर अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, सब चीज कैप्चर कर लेता है। उसमें से भी क्या है ना, पूरा लाइट निकल रहा होता है, आपको दिखता नहीं है। उसमें से भी पूरा जो है इंफ्रा रे, ये लाइट निकल रहा होता है, उसके हेल्प से वो क्या करता है, सारा जो है विजन को वो कैप्चर कर रहा होता है। समझ रहे हो, हमको बस विजिबल रे दिख रहा होता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या देखा, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 7 तरीके का है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का, सबसे कम होता है एक्सरे का, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रे का, और सबसे ज्यादा कम होता है फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करते, कितना हमने देखा, 3 4 5 6 7, 7 देखा। तो यहाँ पे 7 को टिक करते और आगे बढ़ते चलते। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, इन अ रजिस्टर व्हाट हैपेंस टू द करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज डबल। अब देखो रजिस्टर क्या है ना, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके आपके वायर में रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाना है या कम करना है तो रजिस्टर लगा दो, काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर करंट जो है वो क्या हो जाए, अगर करंट 2 गुना हो जाए, है ना, अगर करंट 2 गुना हो जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज V बाई आई इक्वल्स R। ये ओहम्स लॉ है, इसको हम लोग जो है ओहम्स लॉ भी कहते हैं, ओहम्स लॉ। ओम्स लॉ ने दिया था इसको, ओहम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, V बाई आर इक्वल्स R। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल लो, I क्या है यहाँ पे करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखो अगर करंट अगर यहाँ पे व्हेन द टू दी करंट, अच्छा रेजिस्टेंस डबल किया गया, मुझे लगा करंट डबल किया, रेजिस्टेंस को डबल किया। तो रेजिस्टेंस अगर 2 गुना हो गया, अब चूंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये घटेगा,
रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिए हो तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस को 2 गुना किए तो करंट आधा हो जाएगा। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस को 2 गुना किए तो वोल्टेज 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों ऊपर में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एगो बढ़ेगा, जिस गति से ई बढ़ेगा उस गति से ई भी बढ़ेगा ऊपर वाले। लेकिन रेजिस्टेंस का करंट इनवर्सली है, जिस गति से ई बढ़ेगा उतनी गति से ये घटेगा। तो रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा तो करंट जो है वो 2 गुना कम हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ बोल सकते हैं करंट कैसा हो गया, हाफ हो गया, करंट गेट्स हाफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हम खाना पचाने में कौन सा एसिड का रोल है। खाना जब पचता है पेट में, जब खाना खाते हो तो आपके पेट में जो है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या करते हैं, HCl निकालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा करेक्ट ऑप्शन। जब कभी कभी पेट में HCl ज्यादा बन जाता है, जब कभी कभी HCl ज्यादा बन जाता है तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है इनो वगैरह खाते हैं। इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, MgOH2, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जो कि इनो वगैरह में होता है। 6 सेकंड में आपको आराम दे देगा मजा मार के। ठीक है, देखो ये MgOH2 क्या है, बेस। ये एक बेस है, चूंकि OH लगा हुआ है, और यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है तो ये हो गया एक एसिड। ये क्या हो गया, एसिड। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, नमक, सॉल्ट बना देंगे, और साथ में थोड़ा पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एसिड का इफेक्ट को जो है बेस काट दिया, थोड़ा नमक बनाया, थोड़ा पानी बनाया, मजा मारो, तो आपका HCl जो है वो काम करता है खाने को पचाने के लिए। ठीक है, अगर HCl ज्यादा हो जाए तो होता है एसिडिटी। उसको कम करने के लिए हम लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, MgOH2 इनो के फॉर्म में लेते हैं। या तो ENO ले लो, या तो इनो लो या टेबलेट लो, कुछ भी लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन है ऐसा, या ईस्ट, वोल्वॉक्स, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कौन ऐसा है जो कि बाहर उनका कोई अगर फॉरेन पार्टिकल दिखा, कोई अनजान अगर पार्टिकल दिखा तो उनको एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, उनको निगल के खाता है। तो वो है अमीबा। अमीबा, जैसे मान लो ये अमीबा है, जैसे ये मान लो अमीबा है। ठीक है, अब अमीबा के पास मान लो और कुछ दिखा, कोई कीड़ा उड़ा, ये सब कुछ भी अनजान कुछ दिखा सामने में, तो क्या करेगा, इस तरीके से देखो अपना बाहें निकाल लेगा। देख रहे हो, इस तरीके से। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, समझ लो, खींचातानी में एकदम नंबर 1 होता है। तो कैसे भी अपना हाथ उत अंदर बाहर करके निकाल लेगा, इधर उधर कुछ भी कर लेगा। तो जैसे इसके आसपास कुछ दिखेगा, कुछ अनजान पार्टिकल, ऐसे जाके उसको एकदम घेर लेगा, और तब जाके कुछ देर में ऐसे घेरते घेरते अंदर जाके बंद कर देगा। देखो अब ये कंप्लीटली अंदर आ चुका है। अब देखो उसके अंदर आ गया। अब इसमें क्या करेगा, ये इसको जो है इस पे छिड़केगा लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम छिड़के इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, पूरा इस पार्टिकल को तोड़ देगा, और इसमें से न्यूट्रिएंट ले लेगा। जितना न्यूट्रिएंट लिया, अब बाकी जितना नहीं ले पाया, पेट भर गया, तो बाकी क्या करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी में से बाहर फिर निकाल देता है। ठीक है, तो अमीबा इस तरीके से खाना लेता है। ये जो प्रोसेस होता है खाना लेने का, ये जो प्रोसेस होता है खाना लेने का अमीबा का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और ये जो अमीबा इस तरीके से हाथ निकाल रहा है ऐसे करके, है ना, इस तरीके से हाथ निकाला था, उसको पूरा घेर लिया, अंदर ले लिया। तो हाथ निकालने का जो हाथ निकालता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। पी होता है साइलेंट, तो स्यूडोपोडिया, ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये होता है फेगोसाइटोसिस, खाना को निगलने का, जो कि अमीबा कर रहा होता है। ठीक है ना, अमीबा जो कि एक कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना होता है अमीबा, एक ही सेल में जिंदा हुआ, एक ही सेल में मर जाएगा। ठीक है, ये होता है अमीबा। टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिनका सबसे पहले पैराफिन नाम था। क्या नाम था, पैराफिन। एल्डिहाइड जो कि क्या होता है, CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये हो गया एल्केन। एल्कोहल, OH ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल। एसिड जिसमें आपको H+ आयन देखने को मिले, उनको एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन है जिनका सबसे पहले पैराफिन नाम था। तो जो देख रहे हो आप एल्केन है ना, इसका सबसे पहले पैराफिन नाम था। क्या नाम था, पैराफिन। तो एल्केन टिक करते और इसको आगे बढ़ते चलते। ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है, तो पूछ रहा है कि इंसुलिन अगर ज्यादा निकलने लगे, इंसुलिन कहां से निकलता है, आपके लीवर में से। जो लीवर होता है दाएं साइड में, पेट के नीचे इधर दाएं साइड में लीवर है ना, वो क्या करता है आपका अच्छा इंसुलिन का बात करें ना, सॉरी, इंसुलिन पैनक्रिया से निकलता है। पेट के दाएं साइड में लीवर होता है, लीवर निकालता है बाइल जूस। लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस, और उसको देता है गॉल ब्लैडर कि भाई तुम रखो, जब खाना आए तो तुम उसमें क्या छिड़क देना, उसमें तुम बाइल छिड़क देना। तो वो लीवर काम करता है। अगर पैनक्रिया की बात करें, जो पेट के यहाँ पे होता है बाएं साइड में पैनक्रिया है ना, पैनक्रिया निकालता है आपका इंसुलिन। और इंसुलिन ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है शुगर के लिए। इंसुलिन अगर ज्यादा बन गया तो आपको जो है डायबिटीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और कम हो गया तो भी डायबिटीज।
तो ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, लेवल मेंटेन होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। समझ में आ रहा है? इंसुलिन कौन निकालता है? पेनक्रिया निकालता है। और ज्यादा अगर इंसुलिन बनने लगे तो इसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज हो गया, उसको शुगर हो गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं और अगला देखते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, कौन सा फॉर्मूला सही है? क्यू होता है चार्ज, डब्ल्यू यहाँ पे है वर्क डन, कितना काम किया गया, और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। ठीक है, देखो फोर्थ वाला सही दिख रहा है, फोर्थ वाला V लिखा है, V इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब एक कूलम्ब चार्ज पे कितना काम किया गया है वो होता है वोल्टेज। देखो मैंने आपको कहा है ना, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है भैया, तो जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसको धकेलने में कितना काम किया गया। क्योंकि वोल्टेज क्या है? जिस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, तो कितना आपने धकेलने में कितना काम किया, कितना प्रेशर लगाया, यही होता है वोल्टेज। जितना ज्यादा काम किया होगा उतने वोल्टेज ज्यादा होगा, जितना कम काम किया होगा, धीमे धीमे सुस्ता के धक्का मारा होगा इलेक्ट्रॉन को, तो उस समय वोल्टेज कम होगा। याद रखो, जब वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जब भी वोल्टेज का, इसका उल्टा रिलेशन है, वोल्टेज अगर कमेगा तो करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसी लिए देखते हो, जब भी आपके घर में वोल्टेज कम हो जाता है तो मम्मी लोग क्या बोलती है? फटाफट फटाफट सब कुछ बंद करो बाबू, पंखा उंखा सब, लाइट उट सब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। आपका जितना भी अप्लायंस है, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, जो भी, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो इतना ही करंट लेगा। सबका एक लिमिट है ना, कि आपको इतना ही एम्पियर का करंट आपको जो है लेना है, और उससे ज्यादा अगर आपको मिलने लगे तो आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आप में जो आग उग लग जाएगा। समझ रहे हो? आप खराब हो जाओगे। तो इसलिए क्या, जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो फटाफट सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय करंट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए घर में एगो डिवाइस लगाते हैं लोग, जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है? वो वोल्टेज को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। जैसे मान लो अगर आपका वोल्टेज कम हो गया तो करंट ज्यादा हो जाएगा, तो वोल्टेज कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर क्या करेगा? वोल्टेज बढ़ा देगा। ठीक है, अगर वोल्टेज कम हो गया उसको बढ़ाना है तो भी बढ़ा देगा, कम वाले को बढ़ा देगा, या बढ़े हुए को, वोल्टेज को भी कम कर देगा। वो होता है स्टेबलाइजर को डिवाइस होता है, क्या बोलते हैं उसको? स्टेबलाइजर। ठीक है, ये सब बाद में बताने को, करंट वगैरह समझाएंगे तो बता देंगे। तो सही फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये देखो, V अपॉन डब्ल्यू मतलब एक कूलम्ब चार्ज पे कितना काम किया गया हो, यही होता है। मान लो क्यू चार्ज पे W अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है धकेलने में, तो एक चार्ज पे कितना काम किया गया? W अपॉन क्यू। तो एक चार्ज को धकेलने में W अपॉन क्यू काम किया गया हो, इसी चीज को तो बोलते हैं भैया वोल्टेज। इसी चीज को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो ऑप्शन 4 सही है, टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, पूछ रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा फॉर्मूला है। पोटेशियम का सिंबल होता है के, हाइड्रोक्साइड होता है OH, है ना, और हाइड्रोक्साइड होता है OH, पोटेशियम होता है के। तो अल्टीमेटली जब दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे? KOH। क्या बना देंगे? KOH, जो कि ऑप्शन 1 सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है हाइग्रागायरम, हाइग्रागायरम जिसका मतलब होता है लिक्विड सिल्वर। लिक्विड सिल्वर इनमें से किसको कहा जाता है? इनमें से किसको जो है लिक्विड सिल्वर कहा जाता है? तो मरकरी जो देख रहे हो यहाँ पे, मरकरी, इसको कहा जाता है लिक्विड सिल्वर, या इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। ठीक है, तो क्विक सिल्वर कहा जाता है हम लोग मरकरी को। एक होता है प्लेटिनम, और तो पूछ नहीं रहा, बता दे रहे हैं। प्लेटिनम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम को स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम को, वो भी सोना की तरह होता है, व्हाइट व्हाइट लेकिन होता है। ठीक है, अब मरकरी को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर, या इसका एक और नाम है लिक्विड सिल्वर। तो मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो ये Hg आया कहां से? क्योंकि मरकरी का लैटिन नाम होता है हाइड्रागायरम। ये देखो, मरकरी का लैटिन नाम होता है हाइड्रागायरम, तो उसी हाइड्रागायरम में से यहां से H उठाया, यहां कहीं से G उठा लिया, तो इसका सिंबल हो गया Hg। समझ में आ रहा है? तो Hg किसका सिंबल है? मरकरी का। इसका लैटिन नेम है हाइड्रागायरम, और इसका जो है अब एक और नाम क्या होता है? क्विक सिल्वर। समझ में आ रहा है? या बोलो लिक्विड सिल्वर। और जो प्लेटिनम होता है उसका एक और नाम क्या है? व्हाइट गोल्ड। उसका क्या नाम है? व्हाइट गोल्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया तो दिया ही हुआ, ईस्ट। ठीक है, जो ईस्ट बैक्टीरिया है ना, वो क्या करता है? हमारी शुगर को चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेसिकली ये दारू रू बनाने का प्रोसेस, समझ रहे हो? खूब इंटरेस्ट आ रहा है ना? ये प्रोसेस में क्या, दारू, वाइन, बियर, ये सब बनाने का प्रोसेस होता है। इसमें देखो करते क्या है, हम लोग लेते हैं जो भी हमारा मीठा मीठा चीज होता है, मीठा फल फूल जितना भी हो गया, जो भी मीठा चीज होता है उन सबको कलेक्ट कर लो, तो उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। जितना मीठा चीज होता है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या करो, बाजार से ईस्ट लेके आओ। क्या लेके आओ? ईस्ट।
ईस्ट लाओ और उसको क्या करो, ईस्ट उसमें मिला दो, ईस्ट मिला के उसको 2 4 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दो सड़ने के लिए। तो ईस्ट क्या करता है, किसी भी चीज को सड़ा देता है। ईस्ट का काम क्या है, किसी भी चीज को सड़ा देना है ना। जो आपका ये बन रहा होता है जलेबी, तो जलेबी भी क्या है, जलेबी बनाने के लिए रात को ही क्या करता है, मैदा को सराया जाता है। जलेबी बनाओगे तो रात को मैदे को सरा के तब उसको जो है उसका जलेबी बनता है। तो सराने के लिए ईस्ट का काम लिया जाता है, किसका, ईस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट में ईस्ट डाला तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा इथाइल एल्कोहल C2H5OH, है ना, इसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल, ये बन जाएगा। और साथ में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो ईस्ट मिलाया कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि मीठे मीठे जो भी चीज होते हैं सब मीठा वाला में कार्बोहाइड्रेट होता है भैया, ठीक है। और सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। वो अलग बात है कि ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर भी होगा, वो अलग बात है। एनर्जी के टर्म से बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो, अच्छा ईस्ट से मिलाया तो क्या मिल गया आपको यहाँ पे, ये आपका मिल गया इथानॉल, इथानॉल, ठीक है। और ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अब चूंकि सरा के बनाए क्या, फर्मेंटेशन मतलब होता है सराहना, सरा के आपने बनाया क्या, शराब बनाया, शराब बियर रम ये सब, तो इसलिए इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे देखो कहीं पे दिख रहा है कि, हाँ यहाँ देखो नंबर 3 में दिख रहा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये सही है, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते, ठीक है। अगला क्या है देखो यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, तो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मींस वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियड। आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ऐसे वाले को, जैसे ऐसे लेटे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं भैया। टोटल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अभी का जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाला, उसमें आपको 7 देखने को मिलेंगे पीरियड। और ऐसे ऐसे जो होता है खड़ा सीधे खड़ा खड़ा, तो 18 को होता है। कितना ग्रुप होता है, 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे और 7 आपको देखने को मिलेंगे पीरियड। तो वर्टिकल वाला पूछ रहा है, मतलब ऐसे वाला, तो वर्टिकल कितना, कोई 18 को होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ग्रुप को टिक करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू कॉल अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। अब देखो ये बेस जो होता है ना, बेस, आप बोलोगे बेस क्या होता है, जहां भी आपको OH दिख गया लगा हुआ, OH समझ जाना बेस बेस है। जैसे NaOH एक बेस है, CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सब में क्या है, OH लगा हुआ है। ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। मतलब ये बेस जो होता है ना, कड़वा होता है खाने में, जो भी चीज खाने में कड़वा लग रहा है समझ लो कि इसमें बेस है। और जितना चीज खाने में आपको खट्टा खट्टा लग रहा है समझ लो कि उसमें एसिड है, अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं, उसमें समझ लो कि एसिड है आपका, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा बेस है जो कि पानी में घुल सकता है, अमूमन बेस पानी में नहीं घुलते हैं। एसिड तो घुल जाता है लेकिन बेस पानी में नहीं घुलता। लेकिन कौन सा बेस है जो घुल जाएगा, जो जो बेस पानी में घुल जाते हैं ना, उस टाइप के बेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप के बेस को हम लोग एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, बिल्कुल पानी में घुल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ये पानी में नहीं घुलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ घुल जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी घुलते हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जो घुल जाते हैं। जो घुल जाते हैं वो सब कहलाते हैं, वैसे बेस कहलाते हैं एल्कली, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो एक हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया सबसे पहले, मतलब उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम में रहते हैं इसके बारे में सबसे पहले बात जिसने किया था वो थे हमारे जे थॉमसन, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम में होता है। लोगों को पता था एटम क्या है, लोगों को पता था इलेक्ट्रॉन क्या है, लोगों को पता था प्रोटॉन क्या है, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज्ड है वो लोगों को नहीं पता था। तो जे थॉमसन ने पहला प्रयास किया, उसने क्या बताया था कि हमारा एटम ऐसा दिखता है, जैसे आपका वो होता है ना तरबूज, तरबूज तरबूज बोल लो या प्लम पुडिंग बोल लो, बच्चा लोग खाता है पुडिंग वुडिंग ये सब, ठीक है, उसकी तरह दिखता है। उसमें ये देखो, जैसे अगर तरबूज की बात करें, उसमें बीज होता है, बीज तो होता है ना, काला 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 पूरा फैला रहता है हर जगह, उसका जो बीज होता है, बिया होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोला उसने, वो इलेक्ट्रॉन भी उस बीज की तरह, जैसे तरबूज में बीज होता है वैसे इलेक्ट्रॉन पूरा बीज की तरह है। और जो आपका लाल पार्ट होता है तरबूज का, जो रेड पार्ट होता है जो खाते हो, जो खाने वाला पार्ट होता है, उसको उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन। क्या कहा, प्रोटॉन। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि पूरे प्रोटॉन में कहीं 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 इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है, इस तरीके से कहीं 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 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है। आपको पता है ना कि एटम कैसा दिखता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये तो बाहर होने की बात कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे हैं कि एटम, ये प्रोटॉन बाहर है, जो लाल पार्ट है वो पूरा प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होता है एक्चुअल में, और इसके बाहर ऐसे ऐसे रास्ते बने हैं जिनको शेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का घूमने का प्रॉपर जगह भी है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल जाएगा, उसका प्रॉपर रास्ता बना है घूमने के लिए। और यहाँ तो ना रास्ता बताया इलेक्ट्रॉन का, ना प्रोटॉन का सही से जगह बताया, उसलिए थॉमसन का मॉडल फ्लॉप हो गया था। तो उन्हीं को मॉडल कहा गया था प्लम पुडिंग मॉडल, जो उन्होंने मॉडल दिया
उसका नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जिसने किया था उसका नाम था जे थॉमसन, बिल्कुल, जिसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गलत, लेकिन इलेक्ट्रॉन बताया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इस तरीके से उसमें जो है हर जगह ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन वो सही से किस तरीके से लगे हैं वो नहीं बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो डिस्कवरी जो किया था जिसका, उसका नाम था जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का। अगर बात करें न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, न्यूक्लियस, तो उसके लिए आएंगे रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। वो अलग चला जाएगा, बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। फिर अल्फा पार्टिकल में क्या किया था उन्होंने, एक सोना का लिया था पतला सा चादर, गोल्ड फॉइल लिया पतला सा, यहाँ से रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल को छोड़ा। अल्फा पार्टिकल जब छोड़ा तो कुछ 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 देखने को मिला, कुछ जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ वापस बाउंस बैक हो गया, कुछ सीधे निकल गया चीर के एकदम, अलग अलग कुछ कुछ हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था किसका, न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था हमारे जे थॉमसन ने, ठीक है। बात करें प्रोटॉन का, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था हमारे किसने, वो आए थे गोल्डस्टेन, गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी किया था प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। ये सब कभी पूछता है, याद रखना। अब देखो, तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो हमारे सर जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो क्या है, पूछ रहा है कि आयरन जो होता है, आयरन वो कौन से ग्रुप में है, पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप में आयरन होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आयरन, अब कि आपको अगर पीरियड पता करना हो या ग्रुप पता करना हो या उसका ये पता करना हो, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक पता करना हो, तो सबके लिए आपको पहले अफबाउ प्रिंसिपल जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तब पता हो सकता है। इसके पहले मैंने बताया था ना, अभी भी देख लो। देखो इस आयरन की बात करें, आयरन उसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका 26। आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 26। देखो आपको मैंने बताया ना कि आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होना ही चाहिए। और उसके अलावा कुछ कुछ जो फेमस वगैरह होते हैं, जो कुछ फेमस है, जैसे मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कुछ फेमस वगैरह, इनका भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब आगे 30 तक तो सबका होना ही चाहिए याद, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें ऑफ बॉब प्रिंसिपल, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है, उसके उसके लिए उनको उन्होंने पूरा एक रूल दिया था। वो क्या था रूल, देखो 1s 2s 3s 4s 5s 5s, यहाँ पे 6s, और यहाँ पे डालो 2p 3p 4p 5p 6p, यहाँ पे 3d 4d 5d 6d, उसके बाद यहाँ पे होगा 4f 5f 6f। उन्होंने क्या कहा, ये सब क्या है, सबशेल है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। आपको पता है ना सेल के अंदर सबशेल होते हैं। अभी तक आप क्या पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है, शेल में घूमता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरे कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तीसरे कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन एक्चुअल में शेल के अंदर सबशेल होता है, और सिर्फ सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, जिसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें रहता है एक्चुअल में ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। ये सब आगे पढ़ो, देखोगे। ये देखो, तो पहले पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेगा 2s वाले को, फिर जाएगा 2p, फिर जाएगा 3s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेगा 3p को, फिर जाएगा 4s में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है भरता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो सबशेल को भर रहा होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ डालते हैं, आयरन है तो पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s आएगा, फिर आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, उसके बाद 2p 3s हो गया, उसका 3p आएगा, उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3d आएगा। चलो अब डालते हैं। ये देखो आपको पता है कि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एस में कितना आता है, मैक्सिमम 2। तो 2 यहाँ डाल दिया, ये भी एस सबशेल है, यहाँ भी 2 डाल दिया। ये पी सबशेल है, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आता है, कितना 6, तो इसमें 6 दे दो। जो भी ये भी एस सबशेल है, इसमें 2, ये पी सबशेल है, इसमें 6, ये सबशेल है, इसमें 2। अब ये डी सबशेल है, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कितना 10। जो एफ सबशेल आप देख रहे हो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, एस वाले में 2 जा सकते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। देखो 26 है, 26 में से कितना निकल गया, देखो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 10 6 16, 16 2 18, 18 2 20। 26 में से 20 तो निकल गए, अब 6 ही को ना बचे, तो 6 को इसमें डाल दो। मतलब डी में 10 ठो आ सकता है, लेकिन है तो अभी 6 को, तो 6 डाल दिया, समझ रहे हो। अब देखो, अब आपको देखो ये जो होता है स्टार्टिंग वाला, ये बता रहा होता है पीरियड, ये क्या बता रहा था, पीरियड। लेकिन आपको बताया है कि हमेशा लेना है बड़े वाले पीरियड को। ये देखो 3 से बड़ा तो 4 है, 3 से बड़ा 4 होता है, तो इसको मत देखना, इसको देखना। तो मतलब हमारा जो ये आयरन है ये 4th वाले पीरियड में होगा, है ना। अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, मैं तो अभी ला नहीं पाया, समझ जाता हूँ। आप पीरियोडिक टेबल क्या करना, गूगल से निकाल लेना, या आपके पास अगर होगा भी तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे आपके जो होते हैं, ये आपका जो है एस ब्लॉक होता है बीच में। फिर यहाँ पे क्या होता है आपका
एक दो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो होता है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वो एस ब्लॉक होता है। जो आपका 2 से लेके 13 तक 12 तक होता है, 2 से लेके 12 तक, है ना, 3 से 12 तक, दो तो यही हो गए, 3 से 12 तक, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 12 तक आपका होता है डी ब्लॉक। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो होता है, यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक वो आपके होते हैं पी ब्लॉक। क्या होते हैं? पी ब्लॉक। ये तो हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक, और नीचे में होता है दो ठो, है ना। बेसिकली उसको यहीं से काट के निकाला जाता है, यहीं से दो को निकालते हैं, है ना, हम लोग ये डी ब्लॉक में से। तो इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। अब देखो तो हमको पता चल गया कि आयरन जो है वो फोर्थ वाले जाएगा पीरियड में। ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। आयरन जो है फोर्थ वाले पीरियड में जाएगा। फोर्थ वाले पीरियड में कौन सा ब्लॉक? तो डी ब्लॉक। ये तो एस ब्लॉक है, इसमें कहीं जाएगा नहीं। ये पी ब्लॉक है, इसमें कहीं जाएगा नहीं, तो कहीं बीच में, मतलब 2 से लेके 12 के बीच में डी ब्लॉक में आएगा। तो ये देखो जैसे फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक ये रहा। अब डी ब्लॉक में 3 से तो 12 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेके 12 तक है, तो आएगा किसमें? 3 में आएगा कि 4 में आएगा कि 5 में कि 6 में कि 10 में 11 में, किस में आएगा? तो उसके लिए यहाँ देखो, ये देखो 6 लिखा है, तो छठवें पोजीशन में, मतलब ये 3 है, तो यहां से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, यहां कहीं, यहाँ पे ये देखो, यहां कहीं चूंकि छठवा पोजीशन है, डी से जोड़ना सिक्स पोजीशन, यहां से नहीं जोड़ने लगना स्टार्टिंग से, क्योंकि डी ब्लॉक की बात हो रही है, डी से जोड़ना शुरू करो, डी से 1 डी से 2 डी से 3, समझ में आ रहा है? कितने लोग यहां से जोड़ना शुरू करते ना, डी की बात हो रही है तो डी से जोड़ो, अरे एस का बात होता तो एस से जोड़ते, अगर पी में आता तो पी ब्लॉक में स्टार्ट करते, P1 P2 P3 इस तरीके से, समझ में आ रहा है आपको? तो सिक्स्थ पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आप आपसे पूछ रहा है कि ग्रुप क्या है ना, ये तो साथ पूछ रहा है ना, हाँ पूछ रहा है ग्रुप क्या आयरन का, चेक करो। तो ग्रुप देखने के लिए आपको अब स्टार्टिंग से जाओ, ग्रुप देखने के लिए आप क्या करो, स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करो। तो 1 2 ये रहा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, है यहाँ पे कितने हैं आपके? 6, तो 6 प्लस 2 8 हो गए ना। अरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 एस ब्लॉक के निकल गए, 6 प्लस 2 8, तो अल्टीमेटली आपका आयरन कौन से ग्रुप में चला गया? 8th ग्रुप में। अब पीरियड कौन सा है उसका? उसका पीरियड है 4th पीरियड। आयरन है 4th पीरियड में, उसका ग्रुप है 8, उसका ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। उसका ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक, समझ रहे हो? तो हमको 8th ग्रुप मिल गया, इसको टिक करते और यहीं पर रहने देते, ठीक है। ये पेंट करते, बहुत हो गया। हमने क्या किया, 2 पार्ट में खत्म किया इसको। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन, बाकी का 25 क्वेश्चन 50 हो गए। तो एसएससी सीएचएसएल 2022 का एक और बेहतरीन लेक्चर खत्म हुआ। पसंद आए तो दबा के शेयर करो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।